नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों में जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांटे की टक्कर में टिकटों पर भी मंथन देखने को मिल रहा है और इसी बीच अपनों के लिए टिकट मांगने वाले नेताओं की लिस्ट भी लंबी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में अपनों के लिए टिकट की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अब सवाल ये कि दिलचस्प होते जा रहे हरियाणा विधानसभा के सियासी मुकाबले में क्या पार्टियां परिवार को तवज्जो देंगी या फिर जिताऊ उम्मीदवार पर रहेगा फोकस। अब आगे की रणनीति किस तरीके की बनेगी, क्योंकि दिनों दिन हरियाणा का जो सियासी रण है विधानसभा चुनाव को लेकर वो दिलचस्प होता जा रहा है। पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिली, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में। और आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी, टिकटों के मंथन के बाद जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार का पैमाना क्या होगा, क्या आधार रहेगा जिसको लेकर पार्टी कैंडिडेट को चुनेगी, तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कुथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की सियासत में नई सरकार बनाने की जद्दोजहद और जंग तेज हो गई है। दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं और टिकट पर मंथन भी। बीजेपी की बैठक के बाद बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है। खास बात ये भी है कि टिकट के मंथन में बीजेपी हो या कांग्रेस, नेता लोग अपने परिवार के लोगों के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं और पैरवी भी कर रहे हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो भी होगा फैसले वो आपको बता देंगे। सर्वे चालू है। इधर खबर ये भी है कि प्रदेश के लिए 26-27 अगस्त को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक 25 अगस्त को होगी। यही नहीं, बीजेपी मुख्यालय पर शाम को 7 बजे बीजेपी की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभा के लिए सभी कार्यकर्ताओं की विभाग, लगभग 30 विभाग हमने बनाए हैं। उन विभागों में अलग अलग सबकी जिम्मेदारी दी है। तो उसमें संयोजक, प्रभारी, सह संयोजक और पूरी टीम जिस प्रकार से वो काम करेगी, जैसे कोई परिवहन व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता जब अपने कहीं पुत्र वधू, पत्नी या भतीजा भतीजी के लिए टिकट मांग रहे हैं तो फिर एक दूसरे पर परिवारवाद के आरोप तो ना लगाएं। ये तो वही बात हुई ना, सियासत और पब्लिक में डबल रोल। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो टिकटों पर अब मंथन हो रहा है, किस कैंडिडेट को चुना जाए, किसको जिताऊ माना जाए और किसको टिकाऊ भी माना जाए। बेहद बड़ा आधार है, क्योंकि यह आधार इतना बड़ा है कि पार्टी को जीत दिलाएगा। तमाम विधायक बनेंगे तो सरकार बनेगी और साथ ही टिकाऊ जो हो उस पर भी वरीयता रहेगी। देवेंद्र, टिकटों पर मंथन अब तेज है, सियासी दल माथापच्ची कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। रणनीति किस तरीके की नजर आ रही है सियासी दलों की? देखिए सौरभ, इस बार के चुनाव मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं कि इस बार के चुनाव पहले जैसे कभी नहीं हुए। अलग तरह के चुनाव है। जिस तरीके के सियासी हालात बने हुए हैं, पार्टियां जिस कदर मैदान में हैं और टिकटों के लिए मैंने आज ही एक न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा कि पीजीआई रोहतक के 4 डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि हम चुनाव लड़के हेल्थ मिनिस्टर बने। इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया जो ऑफिसर रिटायर हुए पिछले कुछ महीनों में, सब राजनीति में आ रहे हैं। जाने ऐसा क्या हुआ कि राजनीति इतना ग्लैमरस उनके लिए फील्ड बन गया है। तो जो चुनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के राजनीतिक दल हैं, बीजेपी कांग्रेस की जो स्थिति है, आमने सामने की टक्कर है, बाकी दल भी हैं, जिस तरह के हालात है और जितना कम टाइम चुनाव में इस बार मिला है, मतलब अफरा तफरी जैसी स्थिति। आप देखिए, कल रात को बीजेपी की मीटिंग हुई, आज कांग्रेस ने मीटिंग बुला ली। तो टिकटों पर फैसला
और मंथन शुरू हो गया है। और 26-27 तारीख को बीजेपी की पहली सूची आ सकती है 25 से 30 लोगों की, और 26-27 तारीख को ज्यादा दिन नहीं बने, आज 21 तारीख है, 5-6 दिन में मतलब 1/3 बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। और कांग्रेस पर भी दबाव बनेगा कि वो भी अपने उम्मीदवार जल्दी जल्दी रहे। आज देखिए, आज 21 अगस्त है, 10 दिन, 31 अगस्त 10 दिन इस महीने के, सितंबर 30 का महीना, 40 दिन और 1 तारीख को चुनाव है, और 41वें दिन मतदान होगा और 44वें दिन सरकार बन जाएगी। पता लग जाएगा कौन हरियाणा की सत्ता को चलाएगा, कौन कौन विधायक है। बहुत कम टाइम मिला है, यही वजह है कि अफरा तफरी का माहौल है। और हरियाणा से हम जिस नेता से बात करें, पता लगे दिल्ली की दौड़ है, आज दिल्ली गए हुए हैं, आज दिल्ली गए, रात को 2 बजे आते हैं, अगले सुबह 6 बजे फिर दिल्ली के लिए गाड़ी तैयार है। तो इस तरह अफरा तफरी का माहौल है, और ऐसे इस तरह के चुनाव और ऐसे चुनाव पहले कभी नहीं देखे, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूं। जी महेश, जो तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं, सवाल ये कि अब उसको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। टिकटार्थी जो है उनको चुनना है, जो कैंडिडेट है उनको चुनना है। क्या कुछ पैमाना रह सकता है कैंडिडेट के चुनाव का, जिससे कि सटीक कैंडिडेट निकलकर सामने आ सके? कांग्रेस में किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं और बीजेपी में किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला इन दो दलों के बीच देखा जा रहा है? जी, संगठनात्मक लिहाज से तो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैनेजमेंट के लिहाज से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पिछले कार्यक्रम में भी ये जिक्र मैंने किया था, कांग्रेस पार्टी भरोसे है एंटी इनकम्बेंसी के। कांग्रेस पार्टी भरोसे है कि 10 साल के बाद हरियाणा प्रदेश में किसी एक खास राजनीतिक दल की सरकार दोबारा से यानी तीसरी बार नहीं बनती है। तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के सहारे ही कांग्रेस पार्टी की चुनावी नैया पार हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनेजमेंट के बूते हैं, कैलकुलेशंस के बूते हैं, एक एक बूथ की मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स वो ले रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा सकता है, किस तरीके से वोटों के माइंडसेट को बदला जा सकता है, उस पर काम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी के लोग कह सकते हैं कि अति उत्साह की स्थिति में नजर आ रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। लगातार ये बात कही जा रही है कि अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी है जहां पर जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास आज भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े दावे कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी के बूते ही ये जो दावे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जातिगत समीकरण को साधने की जरूरत यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है, और सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। लोकसभा चुनाव का जो टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला था, वो सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट जो मैं पूरे लोकसभा चुनाव का मानता हूं वो ये था कि अच्छे उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। 1-2 सीटों, करनाल सीट और एक आध सीट को अगर और छोड़ दें तो करीब करीब 8 जो जिताऊ उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में सामने रख दिए गए थे। तो यकीनन जो उम्मीदवारों का चयन है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूरे चुनाव का वही है। अगर विधानसभा चुनाव में भी इस महत्वपूर्ण पहलू पर गौर कांग्रेस पार्टी ने किए रखा और सबसे जिताऊ उम्मीदवार को ही अगर चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, तो उसके बाद कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आगे की डगर आसान हो सकती है। अगर उम्मीदवारों का चयन गलत हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बड़े नुकसान से कोई नहीं बचा पाएगा। वीरेंद्र जी, किस तरीके की रणनीति देख रहे हैं? क्या आधार रहेगा, जिताऊ टिकाऊ रहेगी प्राथमिकता, या फिर परिवारों को तवज्जो दी जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि अभी बीजेपी में किरण चौधरी शामिल हुई, उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया राज्यसभा का। तस्वीर किस तरीके की दोनों ही सियासी दलों के हिसाब से नजर आ रही है इस बार? ये पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी समर्पण की मुद्रा में दिखाई दे रही है। यानी कि पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उतना उत्साह नहीं है जितना कांग्रेस के अंदर है। तो कांग्रेस की टिकटें तो जनता फैसला कर रही है, जनता डिसाइड कर रही है। भाई जनता की ओर से पहले ही आने शुरू हो गए हैं वे कांग्रेस के ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ना तो कार्यकर्ताओं में वैसा उत्साह है, ना टिकटार्थियों में उत्साह है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो है लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चाहे उसके अंदर अरविंद शर्मा थे, चाहे अशोक तंवर थे, जो चुनाव नहीं जीत सके, चाहे चौधरी रंजीत सिंह थे, वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर दी है। देखिए, अशोक तंवर को पार्टी कहां से लड़ा सकती है? वो इसराना से भी लड़ा सकती है, जो करनाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए, सिरसा के अंदर तो रतिया से सुनीता दुग्गल के चुनाव लड़ने की संभावना है। और इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस के अंदर भी जब देखिए कि वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में कोई आना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन हो सकता है? सतीश नादल पहले चुनाव लड़ते रहे, इस बार संभावना नहीं है। तो ले देखे कृष्ण
कृष्ण मूर्ति हुड्डा ही भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कर पाएंगे। तो इस तरह मतलब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ने अपने सर्वे शुरू कर दिए हैं। सर्वे के साथ साथ जीतने के साथ साथ टिकाऊ भी है। मतलब ये देखना जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध रहे। देखिए अभी जो है जो अपने वित्त मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल का एक जो स्टेटमेंट है, एक कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए से बुरा भी हो कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न आए और कांग्रेस सत्तारूढ़ हो जाए तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने से अधिक जो है उस सरकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह के बयानों के जो लेकर क्या अर्थ निकाला जाए कि भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि डरी हुई है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी टिकटों का निर्णय होगा वो मनोहर लाल जी के स्तर पर ही होगा। देखिए मनोहर लाल जी को पूरा अधिकार है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मनोहर लाल जी की भूमिका सीमित हो गई है, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी वो हरियाणा का फैसला कर रहे हैं। और जितने टिकटार्थी हैं वो उनको मालूम है कि मनोहर लाल जी की अगर सहमति होगी तभी उनको टिकट मिलेगा। अगर मनोहर लाल जी असहमत होंगे तो उनके लिए टिकट लेना आसान नहीं है। हालांकि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी भूमिका हमेशा रहती है, इस बार भी रहेगी, पहले से अधिक रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम कि अपनों के लिए टिकट मांगने वाले नेता जो हैं उनकी भी लिस्ट बड़ी लंबी है। कोई अपनी पुत्रवधू के लिए चाह रहा है, कोई बहू के लिए चाह रहा है, कोई बेटे के लिए चाह रहा है। उसको अगर सियासी दल साधें तो किस तरीके साधें जिससे कि नाराजगी भी ना हो? क्या वो एक चुनौती बन सकती है? देखिए इस बार तो दोनों दलों को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो लेकिन तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? तीसरा विकल्प चाहे कांग्रेस, चाहे ये देखा जाए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन देखा जाए, जननायक जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन ऐसी कोई संभावना तो नजर नहीं आती। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी पर वही दबाव है, जो नेता है वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मजबूरी लग रही है। जिस तरह से किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया है तो उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। तो शाम में श्रुति चौधरी को टिकट देना ही पड़ेगा। और अब कब तक रोकेंगे आप आरती राव का, मतलब राव इंद्रजीत की बेटी का टिकट आप कब तक रोकते रहेंगे? और कोसली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की फूट दिखाई दी है, जिस तरह से वर्तमान विधायक का और दूसरे लोगों का आपस में टकराव हो रहा है। और देखिए ये ही नहीं, मतलब परिवार के जो है सदस्य ही नहीं है, जो ओएसडी है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के ओएसडी है, वो जितने भी है सभी टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार तो अनिल जैन जो प्रभारी थे, उनके जो पीए वो टिकट मांग रहे थे। इस बार तो पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय के जितने भी ओएसडी हैं वो सब टिकट मांग रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तो फिर इन लोगों को ही टिकट मिलना है। अगर सारा कुछ ही इन्होंने लेना है तो आम कार्यकर्ता का नंबर कहां से आएगा? अगर पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगी तो कार्यकर्ताओं में निराशा रहेगी। कुछ गिने चुने लोग ही जो है अपनी टिकटों का फैसला कर लेते हैं। और वो सारा जो है एक लोकतंत्र की पद्धति होनी चाहिए, जो पार्टी में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, वो तो दिखाई देगी नहीं। तो आम कार्यकर्ता तो कल्पना नहीं कर सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस बात पर दबाव रहेगा कि आम कार्यकर्ताओं की पार्टी बने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज बने। इसके लिए जो है कि साधारण कार्यकर्ता को भी सुना जाए, साधारण कार्यकर्ताओं को भी टिकट दी जाए कि सभी लोग जो है कोई बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं है, सभी लोग आम कार्यकर्ता भी हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो उनमें भी क्षमता है। इस बात का एहसास भी पार्टी नेतृत्व को कराना है। देवेंद्र, क्या ये चुनौती बन सकती है क्योंकि कुछ सियासी दलों के दिग्गज नेता पुरानी पार्टियों को छोड़कर नई पार्टियों को दामन थाम रहे? जेजेपी के कुछ हम विधायकों की बात कर लें, रामकरण काला की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस का रुख किया है। ऐसे में उम्मीद कहीं ना कहीं लगाए बैठे हैं कि टिकट मिलेगा, पार्टी भरोसा करेगी, टिकट देगी। टिकट की रेस और टिकट की दौड़ जो है वो देखने को भी मिल रही है। देखिए सौरभ, राजनीति का ये नया रूप है बदले जमाने के साथ। हम देखते थे लोग पार्टियों के लिए कितनी निष्ठा, कितना त्याग करते थे, संघर्ष करते थे। अब आप देखिए सबको टिकट चाहिए, चुनाव चाहिए, सुरक्षित भविष्य चाहिए, सिद्धांत कहीं नहीं है, स्वार्थ नजर आ रहा है, पार्टी के लिए काम करना। आप देखिए बहुत सारे अब जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां भी, कांग्रेस बीजेपी भी, आप देखिए छोटे छोटे नेता पार्टी हाईकमान को आंख दिखाने लगे हैं। अब कांग्रेस में भी होता है, बीजेपी में भी होता है। और अभी भी मैं बताऊं, आज ही एक रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें यह है कि 2500 से ज्यादा कांग्रेस में आवेदन आए हैं, 2500 से ज्यादा, 90 सीटें हैं। और यही स्थिति बीजेपी के साथ है, 90 सीटें बीजेपी के लिए, उसमें 700 के आसपास इनके भी आवेदक हैं। अब आप देखिए जब इनको टिकटें बांटी जाएंगी, बाकी ऊपर क्या करेंगे? बाकी भीतर घात भी आएगा, कोई बोल नहीं सकेगा तो भीतर घात करेगा, दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा,
दल बदल होगा। और मेरे को लगता है इनेलो और जजपा तो अब इसी इंतजार में है कि जो उठा पटक होगी उनको उम्मीदवार चाहिए मजबूत। जैसे जजपा ने 2019 में एक प्रयोग किया, जजपा के 10 विधायक जीते, डिप्टी सीएम बना, 2-3 मंत्री बने, चेयरमैन बने, 4.5 साल तक राज किया, बल्ले बल्ले होती रही। अब चुनाव लड़ने के लायक है, भले ही सरकार में नहीं है लेकिन चुनाव लड़ने के मतलब ताकतवर बन गए हर दृष्टि से। तो अब उनको ये हजम नहीं है कि वो संघर्ष करे, त्याग करे। अब सबको टिकट चाहिए, सबको सुरक्षित भविष्य चाहिए। सिद्धांत सेवा भाव कहां है? अब मेरे को लगता है पिछले 5-7 साल की देखिए राजनीति का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। स्वार्थ पूरी तरह से हावी है और एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी है, मतलब इनडायरेक्टली कह दो ब्लैकमेलिंग है। बड़े नेताओं को, पार्टी को आंख दिखाना, इस तरह के क्रियाकलापों में संलिप्त रहना कि जिससे पार्टी को लगे कि नुकसान होगा अगर इसको खो दिया। तो बहुत सारा दल बदल अभी हुआ भी है और आने वाले दिनों में देखना, अभी थोड़े दिन बाद देखना, जब टिकटों का बंटवारा होगा या उससे पहले जब ऑफर दी जाएगी कि आप हमारे पास आ जाइए, टिकट है, आप मजबूत है। मजबूत आदमी कोई चुनाव लड़ना जिसे तैयारी की उसको टिकट चाहिए। टिकट पार्टी बीजेपी कांग्रेस से नहीं मिली तो जेजेपी, इनेलो है, आम आदमी पार्टी, ये सारा तामझाम थोड़े दिनों में आपको नजर आने वाला है। महेश, जो रणनीति हमने देखी लोकसभा चुनाव में और उसके बाद परिणाम भी देखे, कांग्रेस जाहिर सी बात है उत्साह से लबरेज है और विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर करने की उम्मीद संजोए बैठे हैं, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर बढ़त हुई है, कांग्रेस के वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं। अब सवाल ये कि रणनीति किस तरीके की रहेगी बीजेपी कांग्रेस की या फिर अन्य सियासी दलों की, इनेलो और बसपा की? हालांकि वो रेस में उतने नजर नहीं आ रहे हैं, जजपा में पूरी तरह से बिखराव ही देखने को मिल रहा है। सवाल ये कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो किस तरह की रणनीति रहने वाली है? क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर कांग्रेस काम करने वाली है या बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम करने वाली है, जो हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा था? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जननायक जनता पार्टी की तरफ अब जिताऊ उम्मीदवार झुकने की कोशिश नहीं करेंगे। पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी। पिछली बार एक वोट शेयर यहां पर दिखाई दे रहा था। जननायक जनता पार्टी के खाते में एक खास वर्ग जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने जो जिताऊ माने जा रहे थे, मजबूत थे, वो ऐन वक्त पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार बने और यहां पर 10 सीटों पर जीत जननायक जनता पार्टी हासिल कर पाई। लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी पर अब जिताऊ उम्मीदवार झुके नहीं, मुड़ेगा नहीं और ना ही इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर भी मुझे लगता है कि कोई स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन यहां पर नहीं होना है, क्योंकि इनके खाते में बहुत ज्यादा वोट शेयर नजर नहीं आ रहा। यहां अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार मुड़ने की कोशिश करता है तो 2 फैक्टर्स उसके जहन में रहते हैं, ख्याल में रहते हैं। एक, उसका व्यक्तिगत वोट बैंक जो जितने वोटों की व्यवस्था वो खुद कर सकता है, और एक वो शेयर जो कि पार्टी का उम्मीदवार बनने के बाद उसे मिल सकता है। लेकिन पार्टी के पास अगर वोट शेयर ही ना हो तो फिर उम्मीदवार बनने का फायदा भी क्या। लेकिन इतना तो तय मानिए कि इस बार बड़ी तादाद में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। ये वो उम्मीदवार हैं जो जिनको लेकर कैलकुलेशन ये लगाया जा रहा था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल की टिकट वो ले सकते हैं, गठबंधन में जा सकते हैं या फिर जो है जननायक जनता पार्टी का टिकट ले सकते हैं। लेकिन इस बार ये तमाम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और बड़े बड़े चेहरे यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ते मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3-4 मजबूत जिताऊ चेहरे हैं। तो ऐसे में किसी एक को टिकट मिलना है तो बाकी 3 में से कोई एक या 1-2 जरूर यहां चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और काफी सारी महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय पूरी तरह गेम पलट कर रख देंगे। यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो इन अपनी ही पार्टी के निर्दलीय बनने वाले संभावित उम्मीदवारों से है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन स्थिति में है। क्षमताएं ज्यादा है। क्षमता से मेरा अभिप्राय आर्थिक क्षमता से भी है। तो यहां पर आर्थिक क्षमता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास काफी ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के सारे खड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अगर सबसे महत्वपूर्ण काम ये कर ले कि बिना ये देखे कि बड़े परिवार का कोई सदस्य है, बड़ा नाम है, इस चीज को अगर दरकिनार कर दे और सबसे जिताऊ और सबसे मजबूत उम्मीदवार पर अगर दाव खेल दे, अगर टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दे, तो उसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी की आगे की डगर आसान हो सकती है। अगर घरानों को देख चेहरों को देखकर हाजिरी और सलामी मारने वालों के चेहरों को देखकर अगर टिकट दिया गया तो फिर कांग्रेस पार्टी का भला कर पाना शायद उनके रणनीतिकारों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर सबसे मजबूत, सबसे जिताऊ और जातिगत इक्वेशंस के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकटों का निर्णय कर लिया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैनेजमेंट कोलैप्स करेगा। वीरेंद्र जी, अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में वैसे सियासी दंगल
दिलचस्प होने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव का। लेकिन जिन सीटों पर फाइट बहुत ज्यादा टफ देखने को मिल सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से प्रमुखता माने जा सकते हैं? देखिए, इस बार तो हर निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला होने वाला है। मतलब आप चाहे करनाल का मान लीजिएगा, चाहे रोहतक का मान लीजिएगा, चाहे आप जो है उसके अलावा आप चाहे सोनीपत का मान लीजिएगा, अंबाला का मान लीजिए, अंबाला सिटी का। और देखिए इस बार ये स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 वर्ष से केंद्र में राज्य में सत्तारूढ़ है। और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो एक व्यक्ति की पार्टियां हैं उनसे गठबंधन के लिए ललक रही है, कसक रही है। मतलब एक व्यक्ति की पार्टी, गोपाल कांडा की पार्टी से हलोपा से गठबंधन करने की तरफ जो है उसकी घोषणा हो रही है, और एक व्यक्ति की पार्टी विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी, उससे गठबंधन की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की, उसको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी उसको विसाचों की जरूरत पड़ रही है? ऐसे क्या है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में? कहीं ना कहीं खामी है, सोचने की आवश्यकता है। देवेंद्र, आगे की रणनीति हम देख रहे हैं, हर दिन नए प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं सियासी दलों के द्वारा, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हमने देखी बीते दिनों तमाम सियासी दल करते नजर आ रहे हैं। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, चाहे हम पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या फिर मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी की बात करें। दावों में कितना दम? ये सिर्फ दावे क्या जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने के लिए हैं, या फिर जमीनी आधार पर परिणामों में परिवर्तित हो सकते हैं दावे? देखिए सौरभ, इस बार के चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। देखिए, लड़ने से पहले ही अगर आदमी की बॉडी लैंग्वेज या उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो जाए कि सामने वाले को लगे तो कमजोर नजर आ रहा है, ये हार जाएगा, उस तरह के संकेत दिए नहीं जा सकते। देखिए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने वाला केंद्रीय नेतृत्व हुआ है, और वहीं से अमित शाह ने कहा कि यही कंटिन्यू करेंगे और तीसरी बार सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मतलब जो जिस तरीके की सपोर्ट मिली है और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस है, उनको उस पर खरा उतरना है। वो उन पे अगर अधिकार मिले हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है, उनको एहसास भी है, उम्मीद उनसे की जा रही है, तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। जिससे पार्टी, चाहे कोई उम्मीदवार है, चाहे कोई संगठन का आदमी है, कोई बड़ा नेता है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई स्टार प्रचारक है, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस पार्टियां अब उम्मीद कर रही है। कांग्रेस है, बीजेपी है, या कमजोर हो चुकी इनेलो भी है, जेजेपी भी है, वो भी अपने हर, जैसे टीम में होता है, हर खिलाड़ी से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करने के बाद ही जीत की उम्मीद की जा सकती है और जीत हासिल होती है। तो पार्टियों के साथ भी यही स्थिति है। दावे तो किए जा रहे हैं, देखिए दावे तो करने पड़ते हैं, कमजोरी अपने आप को कोई साबित नहीं करता शुरू में, सरेंडर की स्थिति या कमजोरी दिखाना। देखिए, फुंकारना तो पड़ता है। बिल्कुल। इलेक्शन में मैं आपको एक लाइन बताता हूं सौरभ, चुनाव में हरियाणा में ये कहा जाता है जिसकी जमानत भी जब्त हो रही हो ना, जब चुनाव हो जाए, जब गिनती है, वो कहते हैं मैं चुनाव जीत रहा हूं, जिसकी जमानत भी जब्त हो रही हो। तो ये एक स्वाभाविक चीज है चुनाव के टाइम में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल ये कि अपनों के लिए जो टिकट की दावेदारी तमाम सियासी दल कर रहे हैं, उसमें किस तरीके का मंथन देखने को मिलेगा? किस कैंडिडेट को शीर्ष नेतृत्व चुनता है, या फिर प्रदेश स्तर पर मंथन होकर निकलकर सामने आता है? लेकिन कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट अगर पार्टी या सियासी दल चुनते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। आधार क्या रहेगा, क्या गुणा गणित रहेगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।